Hello everyone. Welcome to our Bhugolic series where we shall discuss various concepts related to the field of geography for your UPSC preparation. And today's topic of discussion is heat wave, which is considered as a silent disaster. So let's begin our discussion. First of all, why it is in news. Recently, Rajasthan, Delhi, UP, Madhya Pradesh and Maharashtra इन रीजन्स में सीवियर हीट वेव कंडीशंस को एक्सपीरियंस किया गया और इन्हीं हीट वेव्स के कारण वेस्टर्न राजस्थान के चूरू में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और ये वहां के नॉर्मल टेम्परेचर से सिग्निफिकेंटली हाई है। अब ये हीट वेव्स हैं क्या, इनका इंपैक्ट क्या है और इस डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जाता है उसे इस वीडियो के थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हीट वेव को नॉर्मल टर्म्स में अगर हम डिफाइन करें तो भारत के नॉर्थ वेस्टर्न और साउथ सेंट्रल पार्ट्स में समर सीजन के दौरान अगर टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से एबनॉर्मली हाई हो जाता है तो उस पीरियड को हीट वेव का पीरियड बोला जाता है। अगर मैप की सहायता से हम देखें तो यह है भारत का नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और यह है साउथ सेंट्रल पार्ट। इन दोनों पार्ट्स में अगर टेम्परेचर एबनॉर्मली हाई हो जाए और इस पीरियड के दौरान जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में वेरिएशंस आएंगे उनके कारण यहां के लोगों में फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस डेवलप होता है। उसी फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के कारण कभी कभी बहुत सारी डेथ्स होती हैं। इसीलिए हीट वेव को एक साइलेंट डिजास्टर कंसीडर किया जाता है। और जैसे जैसे ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग होते जा रहे हैं वैसे वैसे डेली पीक टेम्परेचर्स और ज्यादा हाई होते जा रहे हैं और जो हीट वेव्स हैं और ज्यादा इंटेंस होती जा रही हैं। अब हीट वेव को डिफरेंट तरीके से डिफाइन किया जाता है। सबसे पहले हम इसके क्राइटेरियाज को डिस्कस करें तो पहला क्राइटेरिया देता है WMO। WMO के अकॉर्डिंग हीट वेव एक ऐसा पीरियड है जिसमें डेली मैक्सिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो और ऐसा लगातार 5 दिनों तक हो तो उसे हम हीट वेव का पीरियड कहेंगे। इसे हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से दिल्ली का 15 मई 2017 का टेम्परेचर है 42 डिग्री सेल्सियस, 2018 का टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस और 2019 का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। सो ये 15 मई की बात हो रही है, 2017, 18, 19 इन 3 सालों में ये जो टेम्परेचर है ये रिकॉर्ड किया गया। अब इनका जो एवरेज है वो होगा 40 डिग्री। और अगर लेट से 15 मई 2020 में टेम्परेचर 5 लगातार दिनों तक 5 डिग्री सेल्सियस से एक्सीड कर जाए, मतलब 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहे, तो WMO के अकॉर्डिंग उस जगह पे हीट वेव्स की कंडीशन को डिक्लेयर किया जाएगा। राइट, आई होप अब समझ में आ गया होगा। पहले एक एवरेज टेम्परेचर देख लिया उस दिन का, उस एवरेज टेम्परेचर से अगर 5 डिग्री सेल्सियस लगातार 5 दिनों तक ज्यादा है तो वो हीट वेव की कंडीशन होगी अकॉर्डिंग टू WMO। बट ऐसा क्राइटेरिया ओवरऑल सब जगह पे मेंशन नहीं किया जाता, हर देश अपने अकॉर्डिंग अपना अपना क्राइटेरिया रखता है। जैसे कि इंडिया का क्राइटेरिया देखें तो इंडिया कहता है कि भारत में अगर प्लेन्स में टेम्परेचर, प्लेन रीजन में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और कोस्टल रीजन में टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा और अगर हिली रीजन में 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो वो हीट वेव की कंडीशन को कंसीडर किया जाएगा। इसे अगर हम देखें तो भारत का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो काफी बड़ा है और यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो डिफरेंट है। इन्हीं कारणों से भारत के जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देखते हुए 3 क्राइटेरिया रखे गए, 40 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि भारत में हिली रीजन्स भी हैं, कोस्टल रीजन्स भी हैं और मैदानी भाग भी हैं। राइट, और ऐसा अगर लगातार 2 दिनों तक होता है तभी कंसीडर किया जाएगा। एक क्राइटेरिया तो ये है। दूसरा क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है बेस्ड ऑन डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल। जैसा WMO ने बताया कि नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 5 दिनों तक ज्यादा हो तो उसे हम हीट वेव की कंडीशन कहेंगे। इंडिया में ये जो डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल है उसे डिफाइन किया जाता है 2 तरीके से। पहला नॉर्मल हीट वेव कंडीशन, दूसरा सीवियर हीट वेव कंडीशन। नॉर्मल हीट वेव कंडीशन का मतलब है अगर किसी एक प्लेस का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर है लेट से 40 डिग्री सेल्सियस, वहां से 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक का अगर राइज होता है, टेम्परेचर एक्सीड होता है तो वो नॉर्मल हीट वेव की कंडीशन होगी। और अगर उसी जगह का टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस, ओवरऑल अगर हम देखें तो 6.4 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा होगा तो उसे सीवियर हीट वेव की कंडीशन बोला जाएगा।
तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल है ये कंसीडर किया जाता है कि उस एक जगह का उस दिन का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर है, वो एवरेज टेम्परेचर जितना भी होगा उससे अगर 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री तक का इंक्रीमेंट है तो वो नॉर्मल हीट वेव है। अगर ग्रेटर देन 6.4 डिग्री सेल्सियस है तो वो सीवियर हीट वेव कंडीशन है। तो ये तो है क्राइटेरिया हीट वेव का इंडिया में, राइट। अब दूसरा एस्पेक्ट आता है कि ये जो हीट वेव के स्पेल है ये कितने दिनों तक रहते हैं। एक हीट वेव का स्पेल अगर हम देखें तो वो मिनिमम 4 दिनों तक रहता है, बट कुछ ओकेजन्स ऐसे हैं जहां पे ये एक्सटेंड होता है 7 to 10 डेज। और इनफैक्ट 2015 में, जो कुछ साल पहले की बात है, ये जो स्पेल थे वो बहुत ज्यादा लंबे रहे और ऐसा एक्सपीरियंस किया गया कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया जहां पे वेस्ट बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश देखे गए, राइट। अब एक बात मैं यहां पे बताना चाहूंगा वो ये कि अकेला टेम्परेचर ही ऐसा नहीं है जिसके कारण हीट वेव को कंसीडर किया जाता है। क्योंकि अगर हम देखें वेस्टर्न राजस्थान का चूरू, जहां पे टेम्परेचर इस बार रिकॉर्ड किया गया 50 डिग्री सेल्सियस, जो कि नॉर्मली 48 to 50 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। और एक रीजन अगर हम देखें ईस्टर्न राजस्थान, जहां पे टेम्परेचर अगर नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो 42 to 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। बट आपने न्यूज में कभी भी ये नहीं सुना होगा कि चूरू में इस हीट वेव के कारण डेथ्स हुई, ऐसा नहीं देखने को मिलता। जबकि ईस्टर्न राजस्थान में टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है, बट फिर भी यहां पे हताहत की जो खबरें हैं वो ज्यादा आती हैं। इसीलिए ये कंसीडर किया जा सकता है कि अकेला टेम्परेचर ही नहीं है जिसके कारण हीट वेव को कंसीडर किया जाए। तो यहां पे हम कंसेप्चुअली बात करेंगे कि हीट वेव के कारण क्या क्या हैं। क्या अकेला टेम्परेचर ही है जिसके कारण हीट वेव का इंपैक्ट होता है, या कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनके कारण हीट वेव्स के जो स्पेल हैं वो कंसीडर किए जाते हैं। सबसे पहले एक सवाल का जवाब ये कि क्या ओवरऑल पूरा का पूरा इंडिया एक्सपीरियंस करता है हीट वेव कंडीशंस को, तो उसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि इंडिया में कुछ कोर हीट वेव जोन रीजन हैं, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, जो हमारे प्लेन रीजन्स हैं। कुछ रीजन्स हमारे कोस्टल रीजन्स हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना कोस्टल रीजन नहीं है दो, बट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये वो रीजन है कोस्टल रीजन जहां पे हीट वेव का स्पेल देखा जाता है। पर्टिकुलरली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें तो यहां पे हीट वेव के स्पेल इसलिए आते हैं क्योंकि ये जो रीजन है, यहां की जो जियोमॉर्फोलॉजी है, जो टोपोग्राफी है, वो कहती है कि ये प्लेटू रीजन है। प्लेटू रीजन होने के कारण थोड़ा सा हाइट में ऊपर है, और हाइट में ज्यादा होने के कारण इनके यहाँ पे जो सनलाइट है वो अबंडेंट अमाउंट में स्ट्राइक करती है। अगर सनलाइट अबंडेंट अमाउंट में स्ट्राइक करती है तो ओवरऑल टेम्परेचर यहाँ का क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, राइट। और कोस्टल रीजन में हीट वेव का इंपैक्ट इसलिए देखा जाता है क्योंकि अभी हमने बात की फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस की, शारीरिक तनाव की। ये जो मेजर इंपैक्ट है हीट वेव का वो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस ही है। क्योंकि अगर हम बात करें, यहां पे मैं एक और चीज बताना चाहूंगा जो कि बहुत बढ़िया एस्पेक्ट है हीट वेव से रिलेटेड, वो ये कि अगर मैं बात करूं 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी है 75% और टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस, देन इट विल गिव यू द इंपैक्ट ऑफ 49 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसीलिए जो कोस्टल रीजन्स है ना, वहां पे 37 डिग्री सेल्सियस ही रखा गया है क्योंकि वहां पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंपैरेटिवली हाई होती है। डाउन टू अर्थ मैगजीन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें 31 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर and 100% relative humidity will give you the impact of 49 degree Celsius, and 34 degree Celsius with 75% relative humidity will give you the impact of 49 degree Celsius. So इन्हीं कारणों से अगर हम देखें तो कुछ कोस्टल रीजन्स हैं, कुछ प्लेन रीजन्स हैं, कुछ रीजन्स जो प्लेन में है उनकी टोपोग्राफी थोड़ी डिफरेंट है, प्लेटू रीजन्स है जिनके कारण वहां पे हीट थोड़ी ज्यादा आती है। इन कारणों से वहां पे हीट वेव को एक्सपीरियंस किया जाता है। अगर हम मैप में देखें तो ये वो रीजन्स हैं, जैसे कि हम प्लेन रीजन्स में बात करेंगे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, ये वाले रीजन्स आ गए। उसके साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, रायलसीमा वाला जो रीजन है ये एक प्लेटू रीजन है, और प्लेटू रीजन होने के कारण यहां पे भी हीट के हॉटस्पॉट्स देखे जाते हैं, राइट। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हीट वेव के आखिर कारण हैं क्या क्या। क्या अकेला टेम्परेचर ही रिस्पॉन्सिबल है हीट वेव का, या कुछ और कारण भी हैं? तो टेम्परेचर के साथ साथ
ह्यूमिडिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है हीट वेव को कंसीडर करने के लिए कंसीडर किया जाता है। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो हाई टेम्परेचर तो डेफिनेटली कारण बनेगा हीट वेव के स्पेल लाने के लिए। बट अगर जितनी ज्यादा टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा उस एयर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। कारण क्यों? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कंसेप्ट अगर हम समझें तो यह कहता है कि किसी भी एक एयर पार्सल में वाटर वेपर को कंटेन करने की कैपेसिटी कितनी है, उसकी क्षमता कितनी है, उसकी एबिलिटी कितनी है कि वो वाटर वेपर को कंटेन रख सकता है अपने अंदर, उसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना, वैसे वैसे उस एयर पार्सल में वाटर वेपर को कंटेन करने की कैपेबिलिटी इंक्रीज होती रहती है। इसी कारण से अगर कोई भी एयर पार्सल हॉट एंड या हम बोले वार्म एंड ह्यूमिड है, तो ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट देगा हीट वेव का, राइट। तो इसे हमेशा याद रखना है, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये दो कारण हैं हीट वेव के स्पेल लाने के लिए। अगला कारण हम समझें तो वो है हॉट लोकल विंड्स लाइक लू। नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में इंडिया में समर सीजन में, पर्टिकुलरली प्री मॉनसून टाइम में, मॉनसून से पहले, जून से पहले मार्च से लेके जून तक का जो पीरियड है, यहां पे इंडिया का जो मेजर हार्ट है, ये जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, यहां पे सनलाइट का अबंडेंट आता रहता है। सनलाइट का अमाउंट जैसे जैसे इंक्रीज होता रहता है, वैसे वैसे ये रीजन बहुत ज़्यादा धधकने लगता है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होने लगता है। इसी हाई टेम्परेचर होने के कारण यहाँ पे जो प्रेशर कंडीशंस हैं वो लो प्रेशर की क्रिएट होती हैं, और इन्हीं लो प्रेशर कंडीशंस के क्रिएट होने के कारण बलूचिस्तान और ईरान के रीजन से होते हुए कुछ डेजर्ट से एक विंड्स चलती हैं जो कि वार्म विंड्स, गर्म विंड्स होती हैं, जो उस पर्टिकुलर लोकल रीजन्स में ही चलती हैं और मार्च से लेकर जून तक के समय के दौरान ही चलती हैं। उन विंड्स को बोला जाता है लू। इन्हीं के कारण ये जो राजस्थान और पंजाब हरियाणा का रीजन है, यहां पे पर्टिकुलरली हीट वेव को एक्सपीरियंस किया जाता है। ये जो लू है, ये हॉट लोकल विंड्स हैं जिनका ओरिजिन ईरान से होते हुए, बलूचिस्तान से होते हुए, राजस्थान के जो थार डेजर्ट हैं उनको क्रॉस करते हुए जो हॉट डस्टी विंड्स हैं, ये ओवरऑल पूरे प्लेन्स में फैलती हैं, और इनके कारण यहाँ का जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाता है, जो कि हीट वेव को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। तो दो कारण हमने देख लिए, पहला इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, सेकंड इज हॉट लोकल विंड्स लाइक लू, थर्ड कारण है डिले इन मॉनसून, और डिले इन मॉनसून इज रिलेटेड टू जेट स्ट्रीम्स। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंपैक्ट ऑफ एल नीनो एंड सम एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स। अब अगर हम बात करें डिले इन मॉनसून की, तो सबसे पहले मॉनसून की अगर हम बात करते हैं तो इसके डिले होने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मॉनसून एक ऐसा फिनोमिना है जिसको प्रभावित करने के लिए 150 से ज्यादा फैक्टर्स हैं जो मॉनसून को इंपैक्ट करते हैं। अब अगर डिले इन मॉनसून आएगा, जब तक मॉनसून नहीं आएगा तब तक ये जो रीजन है हमारा भारत का, ये रीजन, यहां पे सनलाइट के कारण, जो सन की प्रेजेंस के कारण जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। कारण क्या है? जैसे ही मार्च के बाद जो सन है वो इक्विनॉक्स से ऊपर की ओर शिफ्ट होना स्टार्ट करता है। कारण यह है कि सन का अपेरेंट मूवमेंट स्टार्ट होता है टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मार्च में सन की जो डायरेक्ट लाइट है वो होती है इक्वेटर पे, और मार्च से लेके जून तक सन अपना नॉर्थवर्ड अपेरेंट मूवमेंट करता है। जैसे जैसे सन का नॉर्थवर्ड अपेरेंट मूवमेंट होता है, वैसे वैसे पूरे इंडिया में जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो इंक्रीज होने लगता है, और ये ओवरऑल टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। बट जैसे ही बारिश की बूंदें यहां पे गिरेंगी, वैसे ये टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर मॉनसून डिले हो गया, डिले इन मॉनसून के कारण ये जो ओवरऑल टेम्परेचर है हाई काफी दिनों तक बना रहेगा, और अगर ऐसे टेम्परेचर के स्पेल्स काफी लगातार दिनों तक बने रहे तो वो हीट वेव की कंडीशंस को जनरेट करेंगे, उत्पन्न करेंगे, राइट। अब ये डिले इन मॉनसून आखिर होता क्यों है? डिले इन मॉनसून का कारण है पहला जेट स्ट्रीम। क्योंकि अगर आप इंडियन मॉनसून के बारे में जानते होंगे तो एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि भारत में मॉनसून का जो सडन ऑनसेट है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स जो हैं ये अपर ट्रोपोस्फेयर में चलने वाली तेज हवाएं हैं। अपर ट्रोपोस्फेयर में
काफी तेज स्पीड से कुछ हवाएं चलती हैं और ये हवाएं मिएंडर करती हैं। मिएंडर करने का मतलब इनका जो चलने का तरीका है वो ऐसे होता है, राइट। अगर हम जेट स्ट्रीम को डिफाइन करें तो जेट स्ट्रीम बेसिकली एक बाउंड्री है दो एयर मासेस के बीच की। ध्यान से सुनिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट यहां पे हम कवर नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल जितना इस पूरे मॉनसून को समझने के लिए जेट स्ट्रीम की अंडरस्टैंडिंग हमें रिक्वायर्ड है वो हम जान लेंगे। जेट स्ट्रीम एक बाउंड्री है दो एयर मासेस के बीच की। ऊपर का एयर मास है कोल्ड एयर मास और नीचे का एयर मास है वार्म एयर मास। इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट के कारण कुछ हवाएं वेस्ट टू ईस्ट मिएंडर करती हुई अपर ट्रोपोस्फेयर में हाई स्पीड से ट्रेवल करती हैं, उन्हें ही बोला जाता है जेट स्ट्रीम। दोबारा ध्यान से बता रहा हूं मैं, वार्म एंड कोल्ड एयर मास की बाउंड्री के बीच में टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट और टेम्परेचर डिफरेंस होने के कारण वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मिएंडर करती हुई तेज स्पीड से चलने वाली अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स को ही बोला जाता है जेट स्ट्रीम्स। और जेट स्ट्रीम्स अपर ट्रोपोस्फेयर में जब ट्रेवल करती हैं, बट उनका इंपैक्ट हमेशा लोअर सरफेस पे देखा जाता है। और इसका इंपैक्ट ये होता है, जैसे जैसे ये मिएंडर करती हैं वैसे वैसे ये सरफेस पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर के स्पेल्स को बनाती चलती हैं। जब भी जेट स्ट्रीम ट्रेवल करेगी तब ये मिएंडर करेगी। मिएंडर करने का मतलब जेट स्ट्रीम ने ट्रेवल करना है ऐसे, लाइक दिस, राइट। अब अगर हम बात करें, जब भी जेट स्ट्रीम का ये क्रस्ट वाला पोर्शन आएगा तब हमेशा सरफेस पे कुछ ना कुछ विंड्स को डाइवर्ज किया जाएगा। यहां से विंड्स नीचे की ओर डाइवर्ज होती हैं, जिन कारणों से हाई प्रेशर का फॉर्मेशन होता है। ये हमने जेट स्ट्रीम के वीडियो में अच्छा से डिस्कस किया है पहले भी, बट अगर हम यहां पे इसे याद रखें कि जो ट्रफ वाला रीजन होगा, ये ट्रफ वाला रीजन नीचे से हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, ऊपर की ओर खींचता है। इन कारणों से जो सरफेस है, सरफेस पे जो प्रेशर बनेगा वो लो प्रेशर बनेगा। तो अब ये बात क्लियर हो गई है कि जब भी जेट स्ट्रीम्स ट्रेवल करेंगी तब इनके क्रस्ट और ट्रफ के कारण हाई प्रेशर और लो प्रेशर बनेगा, राइट। अब हम समझते हैं कि मॉनसून के डिले होने से जेट स्ट्रीम का क्या इंपैक्ट है। जैसे अगर हम ये बात करें इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन की, यहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है मार्च अप्रैल मई में। जो सनलाइट है, जो सन है, उसकी कंप्लीट अबंडेंस है यहां पे। इसी कारण से इस रीजन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो होगा क्या, यहां की जो हवाएं हैं वो ऊपर की ओर उठने लगेंगी, क्योंकि यहां पे प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, राइट। बट जेट स्ट्रीम जो कि अपर ट्रोपोस्फेयर में चलती हैं, वो उनकी जो ओवरऑल पोजीशन है वो पोजीशन हिमालयास के नीचे होती है, हिमालयास के साउथवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये हमारे हिमालयास हैं तो जेट स्ट्रीम मार्च से लेके जून तक हमेशा हिमालयास के साउथवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करती हैं, और जैसे ही हिमालयास से ये टकराती हैं, इनका कुछ पोर्शन आके हमारे इंडर के जो हमारा इंटीरियर ऑफ इंडिया है वहां पे चलता है। जिस कारण से जेट स्ट्रीम अगर क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए मेंटेन्ड है इस हमारे सेंट्रल पोर्शन के ऊपर, तो यहां पे जेट स्ट्रीम का आके रुकता है क्रस्ट, और इसके कारण जो प्रेशर है वो क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। अब हो ये रहा है कि जैसे ही क्रस्ट ऊपर डेवलप है, वैसे नीचे से हवाएं तो ऊपर की ओर उठना चाहती हैं, बट ऊपर से ये जो हवाएं नीचे की तरफ आ रही हैं वो नीचे वाली गर्म हवाओं को ऊपर की ओर उठने देती ही नहीं हैं। ध्यान से इसे समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट एस्पेक्ट है इंडियन मॉनसून का, क्योंकि जेट स्ट्रीम को समझना सबसे डिफिकल्ट है ज्योग्राफी में। अगर हम देखें जेट स्ट्रीम का इंपैक्ट, तो जब भी जेट स्ट्रीम ट्रेवल करेंगी तो ये अपने साथ साथ सरफेस पे हाई और लो प्रेशर बनाती हुई चलती हैं। एक चीज हमें याद रखनी है, जब भी जेट स्ट्रीम का ये क्रेस्ट ऊपर आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि यहां से हवाओं का डाइवर्जेंस स्टार्ट हुआ है नीचे की ओर। क्या हुआ है, हवाओं का डाइवर्जेंस स्टार्ट हुआ है नीचे की ओर, राइट। अब मैं कंसीडर कर रहा हूं मार्च अप्रैल मई का रीजन। मार्च अप्रैल मई के समय पे जो हमारा ये वाला लैंड का पोर्शन है, यहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा है, जिसके कारण यहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। ज्यादा टेम्परेचर होने के कारण यहां की हवाएं ऊपर की ओर उठने लगेंगी। जैसे ये हवाएं ऊपर की ओर उठने लगेंगी
बट जो जेट स्ट्रीम है, जेट स्ट्रीम का क्रस्ट जब तक ऊपर बना हुआ है तब तक वो क्या करेगा, ऊपर से जो इसकी आने वाली हवाएं हैं नीचे की हवाओं को ऊपर की तरफ उठने देंगी ही नहीं। अब होगा ये कि यहां पे हाई प्रेशर की कंडीशन बन जाएगी, और हाई प्रेशर की कंडीशन जो है वो क्या कंडीशन होती है, स्टेबिलिटी की कंडीशन होती है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है। और इसी एंटी साइक्लोनिक और स्टेबल कंडीशन के कारण जो ये वार्म एयर है वो इस रीजन में ट्रैप हो जाएगी। अब ये वार्म एयर अगर ट्रैप हो गई इस रीजन में, इसका सिंपल सा एस्पेक्ट ये होगा कि ये जो रीजन है कॉन्टिन्यूसली काफी समय तक, कंसेक्यूटिव डेज तक वार्म एयर के इंपैक्ट में रहेगा, इसलिए यहां पे हीट वेव्स की कंडीशंस भी जनरेट हो जाएंगी। अब ऐसा कब तक रहेगा, जैसे ही सन का अपेरेंट मूवमेंट ऊपर होता रहता है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, वैसे वैसे ये जो जेट स्ट्रीम्स है ना ये भी नॉर्थवर्ड मूव करती हैं, राइट। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये जेट स्ट्रीम्स हमारे हिमालयाज के नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में चली जाएंगी। जैसे ये हिमालय के नॉर्थवर्ड शिफ्ट होंगी वैसे ही यहां पे जो हवाएं डाइवर्ज होकर नीचे की हवाओं को ऊपर नहीं उठने दे रहे थे, वैसे ही वो पोर्शन खत्म हो जाएगा और यहां पे बारिश होना स्टार्ट होगी, क्योंकि हवाएं ऊपर की ओर उठने लगी और लो प्रेशर की कंडीशन बनी, राइट। सो इसीलिए ये बोला जाता है कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन, onset of monsoon is completely dependent upon one thing, that is the position of jet stream. So remember one thing, until and unless jet stream is located southern side of the Himalaya, तब तक कभी भी मॉनसून नहीं आएगा। जैसे ही जेट स्ट्रीम का पोजीशन हिमालय के नॉर्थवर्ड शिफ्ट हुआ वैसे ही यहां की हवाएं ऊपर की ओर उठने लगेंगी और यहां पे बारिश हो जाएगी, राइट। अब ये कारण है डिले इन मॉनसून का। 2019 में एक और कारण देखा गया मॉनसून के डिले होने का, वो ये था कि ये हमारा केरला का कोस्ट है और केरला के कोस्ट पे 1 जून को मॉनसून की जो विंड्स हैं वो स्ट्राइक करती हैं, राइट। बट हुआ उस समय ये कि टेम्परेचर का बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि 1 जून को उस समय ये हवाएं यहां तक नहीं पहुंची, रादर ये ड्यूरेशन हो गया था 8 जून। सो 8 जून को यहां पे जब हवाएं पहुंची तब यहां का जो टेम्परेचर है, जो अरेबियन सी है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया। जैसे ही अरेबियन सी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हुआ ना, तो यहां पे लो प्रेशर कंडीशंस जनरेट हो गई, और लो प्रेशर जो यहां पे बना वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंस लो प्रेशर था। और इंटेंस लो प्रेशर होने के कारण जिन हवाओं को इंडिया के मेनलैंड पे स्ट्राइक करना था वो यहां से डाइवर्ज होके वापस साइक्लोनिक कंडीशन बनाने के लिए अरेबियन सी में ट्रेवल कर गई। इसीलिए 2019 में यहां पे जो ओवरऑल मॉनसून था उसमें डिले देखा गया, जिस कारण से हीट वेव्स के स्पेल भी देखे गए, राइट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ हीट वेव। द नेक्स्ट रीजन इज एल नीनो। एल नीनो के बारे में डिटेल में हम यहां पे डिस्कस नहीं कर सकते, आई विल डेफिनेटली मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, बट यहां पे हमारे लिए जो जानने की जरूरत है वो ये कि एल नीनो का जो ईयर है उसमें क्या होता है, जो हमारा ये वाला जो इंडियन ओशन का रीजन है ना, इस इंडियन ओशन के रीजन में जो पानी है उसका टेम्परेचर कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम हो जाता है, राइट। जैसे कि और नॉर्मल ईयर में अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो ये कोस्ट है यहां पे वार्म जो टेम्परेचर है पानी का, और यही वार्म टेम्परेचर इंडियन ओशन में भी ट्रेवल करता है, और जो हमारा इंडियन ओशन है उसका टेम्परेचर कंसिडरेबली हाई रहता है, राइट। बट जब एल नीनो ईयर आते हैं, एल नीनो ईयर में यहां का टेम्परेचर कंसिडरेबली रिड्यूस होगा और उसी के कारण इंडियन ओशन का टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है। और जैसे इंडियन ओशन का टेम्परेचर रिड्यूस होता है ना, उन्हीं कारणों से पानी ठंडा हो गया। पानी ठंडा हो गया तो उसकी जो इवेपोरेशन की जो रेट है वो भी कम हो गई। अगर इवेपोरेशन की रेट कम हो गई तो ओवरऑल ह्यूमिडिटी कम हो गई। ओवरऑल ह्यूमिडिटी कम हुई, इसका मतलब क्या है, जो बारिश आने के चांसेस हैं वो भी कम हो गए, और जो हमारा मॉनसून है वो कंसिडरेबली वीक रहता है। और वीक मॉनसून और डिले होना मॉनसून का एल नीनो ईयर में जन्म देता है हीट वेव्स की कंडीशन को। तो अब अगर हम ओवरऑल कंसोलिडेट करें हीट वेव्स के सारे कारणों को, तो सबसे पहला कारण हमने देखा इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, जिसमें ह्यूमिडिटी एक बहुत बड़ा कारण निकल के आता है, बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस को डेवलप करता है। फिर हमने देखा लू, जो कि ईरान बलूचिस्तान से होते हुए गर्म हवाएं हैं जो हमारे सेंट्रल पार्ट में आती हैं, जिनके कारण टेम्परेचर इंक्रीज होता है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट जेट स्ट्रीम्स एंड एल नीनो,
जिनका इंपैक्ट होता है डिले इन मॉनसून में। उसके बाद आता है एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स। अगर एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स अगर हम देखें तो इसमें हम कंसीडर करें भारत की जो ओवरऑल 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन है, दैट इज 132 करोड़, राइट। उसमें से 31% जो हमारी पॉपुलेशन है वो रहती है अर्बन एरियाज में और 69% पॉपुलेशन हमारी रहती है रूरल एरियाज में। अब धीरे धीरे इन रूरल एरियाज से नौकरी की तलाश में अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, अर्बन एरिया में माइग्रेशन होता जा रहा है, और जैसे जैसे माइग्रेशन होगा वैसे वैसे ये रिजल्ट करेगा दो चीजों का। पहला डिफोरेस्टेशन, और डिफोरेस्टेशन के बाद अर्बनाइजेशन, क्योंकि अर्बनाइजेशन के लिए पेड़ काटने पड़ेंगे तभी तो रहने का स्पेस बनेगा। सो अर्बनाइजेशन के कारण जो डिफोरेस्टेशन हुआ वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनता है हीट वेव का। कारण ये क्योंकि जैसे ही सनलाइट स्ट्राइक करती है, अगर वो डायरेक्ट सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर बहुत जल्दी इंक्रीज होगा, और अगर पेड़ लगे होंगे तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, जिन कारणों से ओवरऑल इंपैक्ट जो है, ओवरऑल टेम्परेचर है वो कम रहेगा। दूसरा, जो ये अर्बनाइजेशन होता है इसमें हम एस्फाल्ट की रोड्स बनाते हैं। जो ये एस्फाल्ट की रोड हैं ये ब्लैक कलर की हैं और इनकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसीलिए हमेशा ये नोट कीजिएगा, जो भी अर्बन एरिया होगा उसका टेम्परेचर रूरल एरिया के टेम्परेचर से हमेशा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस कॉन्सेप्ट को एल्बिडो का कंसेप्ट बोला जाता है। एल्बिडो का मतलब रिफ्लेक्शन कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है जैसे जैसे हम ब्लैक चीज़ों की ओर, ब्लैक की ओर अग्रसर होते हैं। जो हमारी रोड्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, उनकी रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी कम है, उनका एल्बिडो कम है। इसी कारण से ये ओवरऑल जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं वो ज़्यादा करते हैं और ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिनके कारण से टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है और हीट वेव के स्पेल्स देखने को मिलते हैं। सो दिस इज द मेजर एस्पेक्ट ऑफ हीट वेव। इन्हीं कारणों से हीट वेव को इंडिया में एक्सपीरियंस किया जाता है। अब हम देखें हीट वेव के हेल्थ इंपैक्ट्स। पहला फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस जो हमने कंसीडर किया, जो कि सबसे एक्सट्रीम कंडीशन है जिसके कारण से कभी कभी डेथ भी होती है। इसीलिए हीट वेव्स को हम हीट वेव्स को हम साइलेंट डिजास्टर कंसीडर करते हैं। और हेल्थ इंपैक्ट में अगर हम देखें तो हीट क्रैम्प्स, हीट एक्सॉशन और हीट स्ट्रोक, जिसमें टेम्परेचर 104 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी का और डेथ का कारण बनता है। वॉमिटिंग होना, मसल में क्रैम्प आना, फटीगनेस, डिजीनेस, ये जितने भी सारे एस्पेक्ट हैं ये हीट वेव्स के साथ रिलेटेड हैं, राइट। बट अगर हम इसका ओवरऑल इंपैक्ट देखें ना, तो इसका इंपैक्ट है लेवल ऑफ डिस्कंफर्ट पे डिपेंड करता है। मीटेरोलॉजिकल डिस्कंफर्ट अगर हम देखें तो ये होगा, ये डिपेंड करेगा दो तीन चीज़ों पे, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड, राइट। अगर हम कल्चरल बात करें, कल्चरल रीजन की बात करें, तो उसमें आएगा हमारे हैबिटेट, हमारे क्लोथिंग्स, राइट। उसके बाद फिजियोलॉजिकल की बात करें, कोई फिटनेस है या इलनेस है। अब इन तीनों को मिला के कंसीडर किया जाएगा लेवल ऑफ डिस्कंफर्ट। जैसे कि अगर मान लो किसी एक जगह पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई, उस रीजन में अगर एक व्यक्ति जिसके पास एक बहुत बढ़िया हैबिटेट है रहने के लिए, कूलिंग प्लेस है, उसको कोई इंपैक्ट नहीं होगा, जबकि दूसरा व्यक्ति जो कि सड़क पे है उसको इंपैक्ट ज़्यादा होगा। एक व्यक्ति जो फिट होगा उसको डिस्कंफर्ट नहीं होगा, जो इलनेस जिसको ऑलरेडी होगी उसको डिस्कंफर्ट ज़्यादा होगा। इसीलिए ये बात हमेशा ध्यान रखना, मीटेरोलॉजिकल, कल्चरल, फिजियोलॉजिकल, ये तीनों ही कारण बनते हैं, तीनों डिस्कंफर्ट जोन में जाएंगे तभी ओवरऑल इंपैक्ट हीट वेव का मैक्सिमम हो पाएगा। इसीलिए यूरोप में पिछले साल देखा गया कि सिर्फ और सिर्फ मीटेरोलॉजिकल कारण ही नहीं है, इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर्स भी हैं, जैसे हमारे कल्चरल फैक्टर्स की हमने बात की, जिनके कारण से हीट वेव का इंपैक्ट देखा जाता है हेल्थ पे, राइट। सो जो यूरोप में 70,000 से ज़्यादा जो मौत हुई हैं वो इन्हीं सोशल फैक्टर्स के कारण भी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा, राइट। अब हमें आती है बात इस हीट वेव जैसे डिजास्टर को मैनेज करने की। तो क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं? इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई गई, बट एक बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है, भारत में आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 2005 में एक एक्ट बनाया गया, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया, और उसके अंडर एक अथॉरिटी बनाई गई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राइट। अब इस अथॉरिटी ने हीट वेव को एज अ डिजास्टर कंसीडर नहीं किया गया।
सो एनडीएमए के अकॉर्डिंग हीट वेव इज नॉट अ डिजास्टर। प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ये इंफॉर्मेशन है हमें याद रखनी है। अब अगर हम देखें एनडीएमए ने अगर इसे डिजास्टर कंसीडर नहीं किया तो जो सेंट्रल डिजास्टर रिलीफ फंड है उससे भी इसको मदद नहीं मिलती है। बट 2015 में अहमदाबाद में काफी ज्यादा हीट वेव के स्पेल देखे गए, इसीलिए दे केम अप विद अ प्लान जिसे बोला जाता है अहमदाबाद एक्शन प्लान ऑफ 2015। उसके बाद इसी तर्ज पे डिफरेंट स्टेट्स ने अपने प्लान्स निकाले और ओडिशा ने अपना एक्शन प्लान निकाला 2016 में, जिसके पॉइंट्स यहां पे मैंने मेंशन किए हैं। अहमदाबाद एक्शन प्लान के पॉइंट्स मैं बता देता हूं। जैसे कि उन्होंने बोला जो भी हमारी स्मार्ट सिटीज हैं, स्मार्ट सिटीज शुड बी हीट वेव इंपैक्ट फ्री। जो स्मार्ट सिटीज बनेंगी उनमें हीट वेव का इंपैक्ट ना हो, ऐसे प्रोविजंस किए जाने चाहिए। सेकंड, उन्होंने बोला जो हीट वेव है उसे एक हेल्थ रिस्क घोषित किया जाए, हीट वेव को पोटेंशियल हेल्थ रिस्क डिक्लेयर किया जाए। थर्ड, उन्होंने बोला जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, इन्हीं वल्नरेबल सेक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाए और इनको थोड़ी बेहतर सुविधा प्रोवाइड की जाए हीट वेव से बचने के लिए। क्योंकि हमने पहले ही बात की कि जो फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति फिट होगा, वल्नरेबल नहीं होगा, तो उस पर हीट वेव का इंपैक्ट कम पड़ेगा, राइट। इसके साथ साथ इन्होंने और भी बहुत सारे एक्शन प्लान में पॉइंट्स इंक्लूड किए, जिसमें यह भी बोला गया कि कुछ प्लेसेस, कूलिंग प्लेसेस भी बनाए जाएं शहर में, ताकि हीट वेव के इंपैक्ट को कम किया जाए। बट 2016 में ओडिशा में जब हीट वेव के बहुत लंबे स्पेल देखे गए, तब उन्होंने दे केम अप विद द ओडिशा एक्शन प्लान, जिसमें उन्होंने बोला कि अर्ली वार्निंग सिस्टम और जो एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि जैसे पर्टिकुलरली बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं, इनके आपस में जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होने चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए ताकि लोग इस दौरान बाहर ना निकलें और हीट वेव के इंपैक्ट से बचे रहें। दूसरा, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, जो कि लोकल लेवल से स्टार्ट हो, जिन्हें यह बताया जाए कि जो एक्सट्रीम हीट इवेंट्स हैं उनमें कैसे मैनेज किया जाएगा। जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं, कम्युनिटी हेल्थ स्टाफ हैं, उनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि वो इफेक्टिवली कैसे मैनेज करेंगे हीट रिलेटेड मेडिकल इश्यूज को, राइट, ताकि ओवरऑल मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी को रिड्यूस किया जा सके। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी आउटरीच। ये तो बहुत जरूरी है, जब तक हम डिसेमिनेशन नहीं करेंगे, पब्लिक अवेयरनेस नहीं करेंगे, तब तक हम हीट अवेयरनेस, जो हीट वेव है उसके इंपैक्ट से बच नहीं सकते। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन विद नॉन गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी। सो ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओज हैं, जो हमारी सिविल सोसाइटीज हैं, ये इंप्रूव करेंगी कुछ ऐसे प्लेसेस बनाना जहां पे हम क्या करें, पानी की सुविधा हो, कूलिंग प्लेसेस हो, कुछ पब्लिक एरियाज हो जहां पे इनोवेटिव मेजर्स लिए जाएं ताकि हीट वेव की कंडीशंस को टैकल किया जा सके। सो दिस इज हाउ हीट वेव्स कैन बी मैनेज्ड। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया हीट वेव के कारण क्या क्या हैं, इनके इंपैक्ट्स क्या हैं और इस डिजास्टर को कैसे मैनेज किया जा सकता है। आई होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।